21वां सवाल है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में 2 मार्क के लिए। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये मैंने शुरू में भी बताया था आप लोगों को जब मैं बेसिक बता रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी अदर स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनको पता होता है कि ये स्टेट नया बना है, तो वो जो अदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स होते हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। किनको? जो नए स्टेट बने होते हैं उनको। ठीक है, तो ये अगर कोई नया देश है और उनको जो है बाकी के जो देश है उनके आसपास अगर वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये देश है, ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ ये मानता है कि अगर बाकी के देश से आपको सैंक्शन मिल गया, ठीक है, बाकी के देश ने आपको अप्रूव कर दिया कि आप स्टेट हो, ठीक है, तो हम आपको स्टेट मानेंगे और यही मेन एसेंशियल होगा किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, 3-4 कंडीशंस होते हैं जो किसी स्टेट को फुलफिल करना होता है। मैंने शुरू में भी बताया, पॉपुलेशन होना चाहिए उनके पास, ठीक है, उनका एक फिक्स्ड एरिया होना चाहिए, ठीक है, उनकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए उसके अंदर जो उनके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर को डील करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एसेंशियल है, लेकिन उसमें मेन एसेंशियल जो है वो है कि दूसरे देश भी आपको क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी यही बोलता है कि अगर आपको एग्जिस्टिंग स्टेट्स ने हामी भर दिया, उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इंटरनेशनल लॉ में आपके सारे राइट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेन एसेंशियल यही है कि आपको दूसरे देश स्टेट के तौर पे स्वीकार करें। ठीक है, तो ये होता है, यही बोलता है आपका कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। 22वां सवाल है आपका, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये आपका 22वां सवाल है। ये क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेन उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका मेन उद्देश्य है सेटलमेंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो भी देश हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं, उनके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके बाद ये क्या करते हैं, ये एडवाइजरी ओपिनियन भी देते हैं अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है, तो वहां पे ये अपने ओपिनियन भी देने का काम करते हैं। तो यही है मेन इनका ऑब्जेक्टिव। 23rd सवाल है आपका, व्हाट इज एक्सप्रेस रिकॉग्निशन। एक्सप्रेस रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करके, बोल के। ठीक है, तो किसी नए स्टेट को पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है, के माध्यम से अगर हम किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये कहलाता है एक्सप्रेस रिकॉग्निशन। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, 1962 में फ्रांस देश से अलग हुआ था अल्जेरिया। ठीक है, अल्जेरिया भी एक देश है जो 1962 में अलग हो गया था। ठीक है, 1963 में फ्रांस ने उसको अलग स्टेट का घोषणा कर दिया कि भाई आज से ये जो अल्जेरिया है अपना एक नया देश बन गया है। ठीक है, वो अपना नया देश बना लिया। तो ये जो उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि भाई वो नया देश बन गया है, यही एक्सप्रेस रिकॉग्निशन है। ठीक है, जब हम किसी देश के नए बनने की घोषणा करते हैं, ठीक है, वर्बली, तो वो एक्सप्रेस रिकॉग्निशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 24 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज वसल स्टेट्स। ठीक है, वसल स्टेट्स का मतलब होता है, मतलब वसल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जागीर। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को पता होगा पहले जमाने में गुलामी चलता था कि मैं आपके यहाँ पे काम करूंगा, आप मेरे को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, मेरे मतलब परिवार की देखभाल करोगे, इस तरीके का चलता था। तो उस समय पर एक तरीके का वसल स्टेट्स होता था, ठीक है, जिनके ऊपर कोई जो पावरफुल स्टेट होता था ना, वो अपना आधिपत्य जमा के रखता था। उनको जो भी चाहिए रहता था, वो जो सुपर पावर देश है वो उनको उस तरीके से हेल्प करता था। तो ये पहले चलता था, अभी तो हर देश अपने आप में काबिल है। ठीक है, हर देश के पास अपनी सॉवरेनिटी है, अब हर देश अपने आप में खड़ा हो सकता है, उसको दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये उस टाइम पे हुआ करता था, मतलब पुराने जमाने में। तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछता है कई बार कि वसल स्टेट का मतलब क्या होता है। तो वसल स्टेट का मतलब होता है कि जो उससे ज्यादा पावरफुल जो स्टेट्स होंगे, ठीक है, वो अपने अंडर में उसको रखते हैं कि भाई आप मेरे अंडर रहोगे,
आपको जो भी चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, चाहे मिलिट्री फोर्सेस हो, कुछ भी हो। तो एक तरीके से वो स्वतंत्र सिर्फ नाम के लिए होता था कि ये नया अलग देश है, लेकिन उसके ऊपर जो पावर रहता था ना, अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ ले वसल स्टेट के लिए, तो पाकिस्तान का जो चाइना के साथ है, पाकिस्तान के पास इतना पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन वो उड़ता किसके बल पे है? चाइना के बल पे, ठीक है। ये सटीक एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कोई पावरफुल स्टेट के अंडर में जब कोई स्टेट रहता है तो उसको वसल स्टेट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज नेशनल वाटर। नेशनल वाटर का मतलब क्या होता है? किसी देश के अंदर जो भी समंदर होते हैं उसके जो 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन से जो होता है उसको वाटर, नेशनल वाटर कहा जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को जब बेसिक बताया था तो मैंने बताया था जो बेस लाइन हमारा होता है उससे 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, क्या होता है? टेरिटोरियल सी कहलाता है, उसी को इनोसेंट पैसेज भी कहा जाता है। तो उतने दूर का जो वाटर होता है ना किसी भी देश का, वो उसका खुद का वाटर होता है, नेशनल वाटर के दर्जे में आता है वो, ठीक है। उस पर उसका पूरा सॉवरेनिटी होता है, पूरा ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। ये तो यही है आपका नेशनल वाटर। किसी भी देश के एडजेसेंट मतलब उसके अंडर कोई भी अगर मैरीटाइम एरिया है जो उस देश के सॉवरेनिटी और ज्यूरिसडिक्शन में है और बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है तो वो इंटरनल वाटर, ठीक है, या नेशनल वाटर कहलाता है। व्हाट इज यूएन क्लॉज? तो यूएन क्लॉज एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो पर्टिकुलरली वर्ल्ड के अंदर जो ओशियन और सी होते हैं, ठीक है, उनके लिए काम करता है। ये मैरीटाइम एक्टिविटी के लिए रूल और रेगुलेशन बनाती है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ठीक है। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे ओशियन जो भी है ना हमारे मतलब पूरे दुनिया में, ठीक है, उसमें से जो रिसोर्सेज निकलते हैं उनको सभी देश कैसे पीसफुली एंजॉय कर पाएंगे, इसके लिए वो क्या करते हैं? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेट टेरिटरी। स्टेट टेरिटरी का मतलब क्या होता है? किसी भी देश का जो उसका अपना पार्ट होता है वो होता है स्टेट टेरिटरी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया या लैंड मान लो, इंटरनल वाटर मान लो, मैरीटाइम जोन मान लो या एयर स्पेस मान लो, जो भी एक देश के अंदर होता है, ठीक है, जिसम पे कोई स्टेट अपना ज्यूरिसडिक्शन और सोवर्निटी एक्सरसाइज करता है, वो लैंड या वो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया उसका स्टेट टेरिटरी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब देश, क्योंकि हम पीआईएल पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, व्हाट आर बायलैटरल ट्रीटी। बायलैटरल का मतलब दो देश के बीच, ठीक है। अगर सिंगल रहता तो सिर्फ ट्रीटी रहता, बायलैटरल है तो दो देश के बीच, ट्रीलैटरल होता या ट्रिपेटाइट होता तो तीन देश के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे बायलैटरल का पूछ रहा है, तो बायलैटरल ट्रीटी का मतलब होता है एक फॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है, या ट्रीटी जो दो देश के बीच बनाए जाते हैं या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच बनाए जाते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। उसमें राइट और ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी के लिए डिसाइड किए जाते हैं, यही कहलाता है बायलैटरल ट्रीटी, ठीक है। इसको बायपर्टाइट भी कहा जाता है, बायपर्टाइट ट्रीटी। बायपर्टाइट का मतलब द्विपक्षीय, ठीक है, तो यही है। तो बायलैटरल का मतलब दो पक्ष जब मिलकर किसी ट्रीटी में आते हैं तो बायलैटरल ट्रीटी कहलाता है। 29th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर सोर्सेस क्या क्या हैं? तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या क्या सोर्सेस हैं इसके बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38 में पूरा बताया गया है, ठीक है। उसमें क्या क्या बताया है? सबसे पहला है ट्रीटी और कन्वेंशन, ये इंटरनेशनल लॉ के सोर्स होंगे। दूसरा है कस्टम। कस्टम का मतलब क्या? कोई पुरानी ट्रेडिशनल हैबिट जो शुरू से चलते आ रहा है, ठीक है, तो उसको कस्टम बोला जाता है। तो ये भी इस इंटरनेशनल लॉ में सोर्स का काम करता है। जुडिशियल डिसीजन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो डिसीजन देगा वो भी एक तरीके से सोर्स का काम करता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है। और है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? नेचुरल जस्टिस का ख्याल रखना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, ऑडी अल्टरम पार्टम दोनों पक्ष का सुना जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं
वो भी एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ में सोर्स का काम करता है। तो ये 4-5 चीजें जो है सोर्सेज में आते हैं इंटरनेशनल लॉ के। 30th सवाल है 30वां, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो आर्टिकल 1 ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा गया है। ठीक है, कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था, क्यों कैसे बनाया गया था और किस कारण बनाया गया था। तो इस कॉन्फ्रेंस में लिखा हुआ है कि हम जो है ह्यूमन हेल्थ को, ठीक है, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। किस चीज से? पोल्यूशन से। ठीक है, तो मेजरली ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का मकसद था बनाने का, वो ये था कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, उससे ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होता है और हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित होता है, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट से, इसके मतलब इरादे से ये जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बनाया गया था। ठीक है, तो इनका मेन ऑब्जेक्ट था ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचाना। किस चीज से? पोल्यूशन से। क्वेश्चन है हमारा 31st, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरवेंशन? डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए नॉन इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी देश को इंटरवीन नहीं करोगे। ठीक है, नॉन इंटरवेंशन मतलब ये होता है कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के सॉवरेनिटी में, ठीक है, मतलब उसके देश के अंदर किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, उनको अननेसेसरी थ्रेट नहीं देगा। ठीक है, तो इस सब चीजों को प्रोहिबिट करता है कौन? ये डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरवेंशन बोलता है कि कोई भी देश किसी भी देश के साथ, किसी भी देश के सॉवरेनिटी के साथ दखल अंदाजी नहीं करेगा, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अननेसेसरी उसको धमकाएगा नहीं, थ्रेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को प्रोहिबिट करने का काम ये डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरवेंशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, गिव 2 थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। 2 थ्योरी आपसे पूछा जा रहा है कि किसी स्टेट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो एक होता है डिक्लेरेटरी थ्योरी और एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। ठीक है, तो डिक्लेरेटरी थ्योरी भी मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, जब मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल के साथ कि क्या होता है ये आपका क्या था, डिक्लेरेटरी थ्योरी, और क्या होता है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में क्या था कि भाई जो भी अदर देश हैं, ठीक है, वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, प्राइमरी वही कंडीशन होता है उसमें। ठीक है, लेकिन डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या बोलता है कि भाई आप अगर नए देश हो, ठीक है, तो आपको वो सारे कंडीशन फुलफिल करने होंगे जो नए देश को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। तो क्या क्या कंडीशन होता है? आपके पास पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है, आपके पास फिक्स लैंड होने चाहिए, ठीक है, इसके बाद आपके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो किसी देश को मतलब देश बनाने के लिए काम में आता है। तो अगर ये सारी चीजें हैं आपके पास और बाकी के देश जो है वो भी आपको डिक्लेयर करते हैं कि हाँ आप स्टेट हो, तो ये हो जाता है डिक्लेरेटरी स्टेट। ठीक है, तो 2 तरीके का थ्योरी है जो रिकॉग्नाइज करता है किसी स्टेट को। एक होता है डिक्लेरेटरी, जिसमें सारे कंडीशन के बाद आपको स्टेट से अप्रूवल लेना है, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटिव, जिसमें आपको सारे स्टेट से पहले परमिशन लेना है, इसके बाद अगर वो रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप जो है इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट के मानक में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, 2 रीजन फॉर फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। ठीक है, इसमें आपसे लीग ऑफ नेशन के फेलियर के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब हम लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे ना तो उसमें डेप्थ में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए तो हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हो गया। तो लीग ऑफ नेशन के फेल होने के पीछे सबसे बड़ा 2 कारण ये था कि जब ये लीग ऑफ नेशन बना था, ठीक है, तो उसमें अमेरिका पार्ट नहीं बना था। ठीक है, अमेरिका ने मना कर दिया कि मैं मेंबर नहीं बनूंगा। तो सबसे पावरफुल देश उस समय पे अमेरिका था, और जब वही उस लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं बनेगा, मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है, तो वो कैसे लीग ऑफ नेशन आगे काम कर पाएगा। ठीक है, तो यही कारण था कि वो फेल हो गया, नहीं आगे बढ़ पाया। और दूसरा
रीजन ये है कि जो लीग ऑफ नेशन के अंदर जो मेंबर थे, ठीक है, कंट्रीज थे, उनके पास मिलिट्री पावर बहुत कम था, ठीक है, उनके पास इतने मतलब मिलिट्री नहीं थे जो किसी डिस्प्यूट को अगर किसी दूसरे देश से हो तो उसको रिजॉल्व कर पाए, उसके साथ लड़ पाए, उसकी समर्थता उसमें नहीं थी, ठीक है। तो जब आप कोई लीग ऑफ नेशन बनाते हो, मतलब कोई देश के साथ किसी देश के साथ मिलकर एक समूह बनाते हो, ठीक है, जैसे अभी आप लोगों को पता होगा नाटो है, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरीके का लीग ऑफ नेशन ही है। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन शुरू शुरू में बना था तो उस समय पे अमेरिका बाहर निकल गया, वो बोला मैं नहीं बनूंगा, और उसमें जो देश थे उनके पास उतनी ताकत नहीं थी, ठीक है, तो जिसके कारण वो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक देश, ठीक है, जब कोई एग्रीमेंट करता है उसको कन्वेंशन बोलते हैं। ये जो कन्वेंशन होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है और स्पेसिफिक मैटर पे बनता है, ठीक है, स्पेसिफिक किसी मैटर के ऊपर जब कोई एग्रीमेंट बनता है दो या दो से अधिक देशों के बीच और लीगली इन्फोर्सिएबल होता है तो वो कहलाता है कन्वेंशन, ठीक है। इसमें जो कन्वेंशंस होते हैं उसमें पार्टी के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, वो सारी चीजों का जो है डेटा उसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का, व्हाट इज मोनिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मोनिस्ट व्यू मतलब मोनिस्टिक थ्योरी वाला, मैंने शुरू में बताया था मोनिस्टिक थ्योरी क्या होता है। तो मोनिस्टिक थ्योरी क्या बोलता है, मोनिस्टिक थ्योरी बोलता है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है और म्यूनिसिपल लॉ है दोनों एक ही लॉ है, ठीक है, दोनों एक ही लॉ का पार्ट है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। और मैंने एक और बताया था डुअलिस्टिक थ्योरी। डुअलिस्टिक थ्योरी का मानना है कि म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो थ्योरी का मतलब क्या है, किसी जूरिस्ट ने मोनिस्टिक थ्योरी दिया होगा, मतलब किसी जूरिस्ट को ऐसा लगा होगा तो वो उसका थ्योरी बन गया, किसी जूरिस्ट को ऐसा लगा होगा तो वो थ्योरी बन गया। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन डी फैक्टो एंड डी जूरे रिकॉग्निशन। तो डी फैक्टो क्या होता है, डी जूरे क्या होता है। डी फैक्टो का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टेट कुछ कंडीशन फुलफिल कर लिया है, ठीक है, लेकिन दूसरे देशों ने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो उसके पास जो कुछ कंडीशन फुलफिल हो चुका है तो उसके आधार पर उसको कौन सा रिकॉग्निशन मिलेगा, प्रोविजनल, कि भाई आप टेम्पररी स्टेट का दर्जा रखोगे, अभी फिलहाल आपको फाइनल स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। तो डी फैक्टो में प्रोविजनल मिलता है, मतलब टेम्पररी, कि आपके पास कुछ राइट्स होंगे, अभी पूरा राइट आपको नहीं मिलेगा जब तक दूसरे देश आपको रिकॉग्नाइज नहीं करे, ठीक है। तो डी फैक्टो होता है प्रोविजनल या टेम्पररी। डी जोरे का मतलब है कि आपने सारे कंडीशन फुलफिल कर लिए, स्टेट्स ने भी आपको रिकॉग्नाइज कर लिया, अब जो आपको मिलेगा वो डी जूरे मिलेगा, ठीक है, मतलब परमानेंट नेचर का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। डी फैक्टो जो होता है उसमें आपके पास लिमिटेड राइट होता है, ठीक है, क्योंकि आपको फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। वहीं पे जब डी जूरी मिलता है आपको रिकॉग्निशन तो उसमें आपके पास फुल लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस है डी फैक्टो में जब किसी को रिकॉग्निशन मिलता है प्रोविजनल या टेम्पररी पीरियड के लिए तो उसको रिवोक किया जा सकता है अगर उसने किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया होगा बाद में, तो ठीक है। लेकिन जब एक बार डी जोरे रिकॉग्निशन मिल जाता है तो उसको इरिवोक मतलब रिवोक नहीं किया जा सकता, वो इरिवोकेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं डी फैक्टो और डी जूरे में। आपसे दो पूछा था, मैंने तीन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोला गया है व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमरी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। ये बोल रहा है कि कस्टमरी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब आपको क्या पता है, मतलब क्या समझते हो आप उससे। तो देखो, ऐसा कोई नियम जो किसी देश के बीच लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है, चाहे वो उनके ट्रेडिशन में हो, ठीक है, चाहे उनके कोई कस्टम से बना हो, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली जब किसी भी देश के साथ ट्रीटी में आएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अनरिटन है लेकिन वो बाइंडिंग होता है। तो यही होता है कस्टमरी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जब आप हिंदू लॉ पढ़ोगे
तो उसमें आपने देखा होगा कि सप्तपदी रिचुअल भी एक कंडीशन होता है वैलिड मैरिज के लिए, ठीक है। तो सप्तपदी रिचुअल कोई लॉ है क्या? नहीं है। ये क्या है? हमारा ट्रेडिशन है, हमारे कस्टम्स हैं जो हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। हम लोग शादी करते हैं तो आग के चारों मतलब आग के चारों ओर 7 फेरा लेते हैं, सिंदूर दान करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, तो ये कहीं लिखा नहीं था, लेकिन हमने उसको रिकॉग्नाइज किया और हमने उसको लॉ में डाल दिया। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ में भी, ठीक है, हर देश के कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस हैं जो वो फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बाइंडिंग है। अब वो किसी भी देश के साथ ट्रीटी करें, ठीक है, एग्रीमेंट करें, तो उसको उस कस्टम को उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनके यहाँ वो फॉलो होती आ रही है तो वो अनरिटन भी फॉलो कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यही होता है कस्टमरी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारे मतलब हर देश का ऐसा नियम है कि शुरू में हमारे भारत में, मतलब जब हम लोग क्या बोलते हैं उसको यार, सतयुग में थे, त्रेता युग में थे, जब हम लोग आप लोग या हम लोग देखते थे महाभारत या रामायण, ठीक है, आप लोगों में से किसी ने देखा होगा। तो जब दूसरे देश के राजा या दूसरे देश के कोई दूत आते थे किसी दूसरे राज्य में, तो उनके राजा कितने सम्मान के साथ उनको बिठाते थे, खाना वाना खिलाते थे, करेक्ट, उनका आदर सत्कार करते थे, उनका पूरी तरीके से सम्मान करते थे, बराबर। तो कैसे था? तो हम उसी कस्टम को धीरे धीरे फॉलो करते आ रहे हैं। तो हमारे घर पे भी कोई मेहमान आता है दूसरे जगह से, तो हम उसका कितना सम्मान करते हैं, ठीक है, उनको भगवान का रूप मानते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ में जब दूसरे देश का कोई राजदूत हमारे देश में आता है, तो हम उनका कितना मतलब ख्याल रखते हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की जाती है। वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको मतलब ख्याल रखें, उनको कोई अरेस्ट न कर पाए, ठीक है। अगर कोई अपराध करता भी है वो, या उससे कोई अपराध हो जाता है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारे कस्टम से आई हुई हैं, ठीक है। तो यही है एक कस्टमरी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो आप राजदूत के बारे में लिख सकते हैं। जब कोई दूसरे देश के राजदूत किसी तीसरे देश में आते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं, उनको जो है इज्जत के साथ अपने यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, उनको सारी सुविधाएं देते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके से कस्टमरी रूल है, शुरू से ही हमारे यहाँ फॉलो आते आ रहा है, तो हम लोग आगे भी कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। वाई वॉज जॉन ऑस्टिन द फॉरमोस्ट क्रिटिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ? ठीक है, जॉन ऑस्टिन जो थे, जूरिस्ट थे, वो इंटरनेशनल लॉ के बहुत मतलब क्रिटिसाइज करते थे कि इंटरनेशनल लॉ ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव मोरालिटी है, मतलब एक तरीके से मोरल मतलब इसमें चल सकता है कि भाई ठीक है, ये है तो है, मतलब मान लो, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। मोरालिटी के आधार पर आप उसको लॉ का मानक दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो लॉ नहीं है, ऐसा मानता था कौन? जॉन ऑस्टिन। उसके पीछे इनका ये मकसद ये था, मतलब ओपिनियन, कि कोई भी कानून जो होता है ना, उसमें एक सुपीरियर होते हैं, ठीक है, और वो अपने इंफीरियर के लिए कुछ गाइडलाइन बनाते हैं, ठीक है, कुछ रूल बनाते हैं जो उनके इंफीरियर के लिए स्ट्रिक्टली बाइंडिंग होता है, ठीक है। आप कोई भी सॉवरन स्टेट ले लो, उनके अंदर कोई गवर्नमेंट होती है, वो कोई रूल बनाते हैं, उनके जो इंफीरियर होते हैं, आम जनता होते हैं, वो उनको पालन करते हैं, ठीक है। अगर वो उनका पालन नहीं करते हैं, वायलेट करते हैं, तो वो उनको पनिशमेंट करते हैं, ठीक है। हमारे भारत का ही ले लो, हमारे भारत में कानून है कि आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप वो गलत करते हो तो आपको जेल भेज सकते हैं, पनिशमेंट दिया जा सकता है, आप उस लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए लाइबल हो, करेक्ट। तो तब होता है ना, तो इसको बोलते हैं कानून। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट प्रोविजन ही नहीं है। कोई इंटरनेशनल लॉ में आपने कुछ बनाया, किसी देश को मानना है तो माने, किसी देश को नहीं मानना है तो नहीं माने, तो ये कौन सा लॉ होगा भाई? जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा, ठीक है। तो यही तो इसी का बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं कौन? जॉन ऑस्टिन, कि भाई जब तुम्हारे पास इंटरनेशनल लॉ में कुछ लाते हो, कुछ बनाते हो, ठीक है,
और उसको आप किसी स्टेट पे वो क्या बोलते हैं स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ही नहीं कर सकते, तो क्या मतलब है लॉ का? फिर तो ये हो गई ना कि भाई जिसको मानना है मानो, तो ये तो मोरालिटी के आधार पर हो गया कि भाई मेरा मन होगा तो मैं मानूंगा, नहीं मन होगा तो नहीं मानूंगा। ठीक है, तो इसीलिए जॉन ऑस्टिन इसके विरोधी थे। ठीक है कि भाई कोई लॉ है तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए लोगों के द्वारा, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा रीजन ये भी था कि जो सॉवरेन स्टेट होता है उसमें एक केंद्र होता है, ठीक है, जहां से लॉ बनते हैं और जो सबको लेके चलता है। इंटरनेशनल लॉ में कोई सेंटर में नहीं है, ठीक है, कोई हेड नहीं है, सब देश हेड है, सब मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, कोई एक सुपीरियर होना चाहिए जो गाइडलाइन देना चाहिए, जो बाकियों को फॉलो करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ में कोई सेंटर ही नहीं, जिसको मन है जो मतलब लेके आओ लेके आ जाओ ऐसा। तो इसीलिए जो है जॉन ऑस्टिन उनका एक नंबर का कट्टर विरोधी है इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानने के पक्ष में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39. Why is sovereignty considered as an important element of state? sovereignty जरूरी है ना। अभी मान के चलिए किसी देश में कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर वहां पे कोई इंटरनल अफेयर्स होते हैं या एक्सटर्नल अफेयर होते हैं, ठीक है, तो उनको डील करने के लिए तो आपके पास पावर होना चाहिए ना। अगर वो पावर आपके पास नहीं है, कोई और देश आपके ऊपर रूल कर रहा है, तो फिर सोवर्निटी बची ही नहीं। सोवर्निटी का तो कॉर्नर स्टोन यही है ना कि भाई कोई स्टेट का लीडर हो, ठीक है, जो पूरे स्टेट को लीड करे, चाहे वो उसके अंदर इंटरनल अफेयर हो या एक्सटर्नल अफेयर हो, ठीक है, उसके टेरिटरी में जो भी लोग हैं सबको वो जो है मतलब लेके चले, उसके सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर वो काम करे। तो ये तो सोवर्निटी इसीलिए किसी स्टेट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सोवर्निटी नहीं रहेगा, ठीक है, जो ये बात करता है कि किसी भी स्टेट में सोवर्निटी है, इसका मतलब कि वहां पे कोई सरकार है जो सभी को लेके चलती है, वहां पे इंटरनल अफेयर हो या एक्सटर्नल अफेयर हो वो सभी चीजों को डील कर सके, ठीक है, और अपने मतलब देश के अंदर वो अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, तभी तो कोई स्टेट आगे बढ़ेगा ना। अगर वो चीज है ही नहीं तो कैसे किसी स्टेट को डेवलप कर पाएगा कोई स्टेट। तो इसीलिए सॉवर्निटी को एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 लास्ट सवाल आज का, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ मेकिंग ट्रीटी एंड ट्रीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस है लॉ मेकिंग ट्रीटी में क्रिएट जनरल रूल और नॉर्म्स दैट गवर्न कंडक्ट अक्रॉस स्टेट्स, एग्जाम्पल फॉर ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंट, ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन, ये सारी चीजें जो है वो लॉ मेकिंग ट्रीटी है। दूसरा होता है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रीटी, इस्टेब्लिश स्पेसिफिक राइट एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पर्टिकुलर स्टेट्स, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड, बाउंड्री डिलिमिटेशन एक्सेट्रा। तो लॉ मेकिंग ट्रीटी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे देश मिलकर, ठीक है, कोई लॉ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, जैसे लेबर को प्रोटेक्ट करना है, तो आप लोगों ने देखा होगा WTO है। अगर ट्रेड को रेगुलेट करना है, ठीक है, तो हमने क्या बनाया, WTO। ये क्या है, ये लॉ मेकिंग ट्रीटी है। इसके अंदर बहुत सारे लॉ बनाए गए, प्रोविजन बनाए गए जो हर देश के लिए लागू होता है। ठीक है, UN क्लॉज है जिसमें हर देश के लिए है कि भाई समंदर के लिए आप जो है काम करोगे। आपने अभी देखा कौन सा था कॉन्फ्रेंस था ना एक, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये क्या है, ये लॉ मेकिंग ट्रीटी है। उसमें हर देश अपने स्तर पर ये ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाएगा, ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ट्रीटी जिसमें हर देश के लिए, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन बनाने के लिए, कुछ नॉर्म्स बनाने के लिए, ठीक है, अगर वो ट्रीटी बनाई गई है तो वो लॉ मेकिंग ट्रीटी होता है। ठीक है, और ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं हूं और चाइना है, हमारी ट्रीटी हुई है, तो जिस काम के लिए हमारी ट्रीटी हुई है हम वो काम करेंगे, खत्म हो गया हमारी ट्रीटी। ठीक है, जैसे हमारा क्या बोलते हैं
पाकिस्तान से कोई ट्रीटी है, अगर मान के चलिए जैसे अभी शुरू में बताया था ना मैंने, एक था ना हमारा कोई एक रिवर ट्रीटी था ना कोई, अभी ये नाम नहीं याद आ रहा है। तो जब कोई दो देश, ठीक है, एक तरीके से याद रखना, जब कोई दो देश आपस में मिलकर कोई एग्रीमेंट बनाता है, ठीक है, कि भाई हम इस पर्टिकुलर एरिया में काम करेंगे, मिल के करेंगे, तो उस पर्टिकुलर दो देशों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो होता है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बहुत सारे देश मिलकर किसी पर्टिकुलर एजेंडे के ऊपर काम करते हैं, वो होता है लॉ मेकिंग ट्रीटी। सिंपल है, ठीक है। तो लॉ मेकिंग ट्रीटी में पहला ये हो गया डिस्टिंक्शन। दूसरा ये है कि लॉ मेकिंग ट्रीटी में बहुत सारे देश भाग लेते हैं, ठीक है, जबकि ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट में बायलेटरल होता है, मतलब मेनली मतलब दो देश मिलकर कर सकते हैं, तीन देश मिलकर कर सकते हैं, तो उसमें फ्यू स्टेट्स ही सम्मिलित होते हैं किसी ट्रीटी में, ठीक है। तीसरा है लीगल इफेक्ट। लॉ मेकिंग ट्रीटी जो होता है वो बाइंडिंग नॉर्म्स देता है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर, जबकि ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उसी देश के लिए बाइंडिंग है जो जिन देशों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। मतलब मैं और चाइना के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ट्रीटी बनाया है, तो हमारे जो ऑब्लिगेशन होंगे वो हम दोनों देश के लिए ही लागू होगा। लेकिन जो लॉ मेकिंग ट्रीटी के अंदर कुछ नॉर्म्स आते हैं या कुछ फ्रेमवर्क आता है, तो वो हर देश के लिए लागू होता है जो भी उस लॉ मेकिंग ट्रीटी का पार्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर यूएन क्लॉज ले लीजिए, यूएन क्लॉज में 193 नेशन है, ठीक है। आप डब्ल्यूटीओ ले लो, 173 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इतने सारे देश के लिए जब ये लॉ मेकिंग ट्रीटी बनती है तो वो सब पे लागू होता है, ठीक है। तो ये जो है मेन डिस्टिंक्शन है लॉ मेकिंग ट्रीटी में और ट्रीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।